गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस टू इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, यह है एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग, एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस टू इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स। तो ऑल दो इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है आज तक, लेकिन ऐसी कोई श्योरिटी नहीं होती कि क्वेश्चंस आ जाएं। बहुत ही आसान है, जस्ट हम इंट्रोडक्शन लेंगे और इंट्रोडक्शन पर बेस्ड ही थोड़ा सा समझेंगे कि मैट्रिसेस हम क्यों पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग में मैथमेटिक्स का मैट्रिसेस का क्या यूज है। ठीक है, ऑल्दो अभी तक आपके एकेटीयू के एग्जाम में इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है। बट आपको पता होना चाहिए कि हम लोग मैट्रिसेस यूनिट वन का हमारे इंजीनियरिंग में क्या महत्व है। तो इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं, कुछ हम समझेंगे और कुछ को हम ऐसे ही रफली समझेंगे। तो पहली एप्लीकेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहली एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक सर्किट विद रजिस्टर एंड अप्लाइड वोल्टेज। ये हमारा पहला वो है। इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक सर्किट के को किस तरीके से हम मैट्रिसेस में कन्वर्ट करके सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर ए सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, किस तरीके का है ये इलेक्ट्रिक सर्किट वो भी आपको बता देते हैं। ये आपका इस तरह वोल्टेज लगा हुआ है यहाँ पर। यहाँ पर आपका ये रजिस्टर है। देन एक और रजिस्टर है। देन एक रजिस्टर और बनाया गया है। यहाँ पर एक वोल्टेज है। देन अगेन एक रजिस्टर है। यहाँ से एक वोल्टेज है। अगेन एक रजिस्टर यहाँ पर बनाया गया है। यहाँ से एक वोल्टेज फ्लो हो रही है। देयर फोर, सिक्स, इनकी जो वैल्यूज है दैट इज 12, रजिस्टर्स की 10, 8, 6 एंड 4। ठीक है, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है दैट विल बी, एक सेकंड, आपका जो करंट फ्लो हो रहा है वो इस डायरेक्शन में I1 हो रहा है और इस डायरेक्शन में आपका I2 हो रहा है, इस डायरेक्शन में आपका I3 हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से है, यानी कि अगर हम ये बी, सी, डी, ई, एफ, जी और इसको एच बोलें, तो जो I1 फ्लो है वो आपका ए, बी, एच, एफ, जी, ए है। ठीक है, तो आपका जो I1 फ्लो, अभी पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं फिर आपको इसको समझाते हैं। कंसीडर ए सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट विद 5 रजिस्टर्स
and 3 applied voltage। ठीक है, कहाँ है वोल्टेज? फर्स्ट अप्लाइड वोल्टेज ये है, सेकेंड वोल्टेज ये है, और थर्ड वोल्टेज आपका ये है। 3 वोल्टेज हैं और 5 रजिस्टर हैं। कहाँ पर है? 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो 5 रजिस्टर्स हमारे पास यहाँ पर है। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट्स I1, I2, I3 are shown by arrows। ठीक है, इसमें हम थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन करेंगे। ठीक है, आर शोन इन बाई एरोज। तो जो एरोज हैं यहाँ पर, एक एरो मैं यहाँ चेंज करना चाहता हूँ। इस एरो को, जो I1 का एरो है, वो ऐसे ना लेके आप प्लीज ऐसे कंसीडर करें। ठीक है, I1 का जो एरो है वो इस डायरेक्शन में आपकी करंट फ्लो कर रहा है। तो दिस सिस्टम, ठीक है, आपका काम क्या है? आपका काम है इसमें करंट I1, I2, I3 को फाइंड आउट करना। करंट I1, I2, ये आपको सर्किट दे दिया गया है इस तरीके का, और आपका काम है I1, I2, I3 को फाइंड आउट करना। तो कैसे करेंगे? हम एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस मैट्रिक्स बनाएंगे I1, I2, I3 की, और उस मैट्रिक्स को सॉल्व करके I1, I2, I3 की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो दिस सिस्टम कैन बी रिप्रेजेंट बाय सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की तरह हम इसको यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन में। कैसे? उससे पहले आपको ये समझना होगा यहाँ पर कि जो फ्लो हो रहा है यहाँ पर, जो I1 का फ्लो हो रहा है, वो I1 का फ्लो, I1 जो है आपके पास, I1 कैसे फ्लो हो रहा है? I1 का फ्लो है A, G, F, B, A। ये है I1 का फ्लो। I1 फ्लो कैसे हो रहा है? A, G, F, B, A। I2 कहां पर फ्लो हो रहा है? I2 फ्लो हो रहा है B, H, D, C। ठीक है, और I3 का जो फ्लो है वो है हमारा D, H, F, E, D। तो बेसिकली हम करेंगे क्या? हम एक तो ये वाला पोर्शन लेंगे, इससे एक इक्वेशन बनाएंगे। एक ये वाला पोर्शन लेंगे और इससे एक इक्वेशन बनाएंगे, और एक ये वाला पोर्शन लेंगे और उससे तीसरी इक्वेशन बनाएंगे। देखो कैसे। तो सबसे पहले जो मैं यहाँ पर ले रहा हूं वो लिया मैंने A, G, F, H, B, A। ठीक है, ये वाला पोर्शन लेते हैं ए। ठीक है, A, G, F, H, B, A, ध्यान से समझिएगा। तो अब हमारे पास यहाँ कैसे लिखना है? ये जो रजिस्टर है, इससे I1 फ्लो हो रही है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 12I1। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर? 12I1। फिर हमारी जो ये आई है, ये कैसे इधर से फ्लो हुई? फ्लो हो गए, ऐसे गई, ऐसे जाके ऐसे गई, तो 8 से इसने 8 से टकराई, फिर 10 से टकराई और टकरा के वापस हो गई। तो हमारा फ्लो क्या रहा? ऐसे, 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 ऐसे और ऐसे। ये I1 का फ्लो रहा। तो 12I1 हो गया। अब 8 से टकराई तो 8I1 हो गया और 10I1 हो गया।
ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पर +8 I1 +10 I1 हो गया। ये आपका काम खत्म हो गया। अब जो I2 है, एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा प्लीज। ठीक है, हमने यहाँ I1 का काम हो गया। अब हमारा जो I2 फ्लो हो रहा है वो किस में हो रहा है? BHDC यानी इसमें फ्लो हो रहा है BHDC। तो जब हमारा I2 ऐसे फ्लो हो रहा है तो वो 10 से टकरा रहा है। ठीक है, जब हमने ये लिया था, इससे हमें देखना है कि इसमें कौन कौन सा करंट फ्लो हो रहा है इस वाले में। तो इसमें एक तो I1 फ्लो हो रहा है, और ये जो 10 है इससे I1 के साथ साथ I2 भी फ्लो कर रहा है। कैसे? ये आप देख रहे हो I2 का ये निशान यहाँ पर लगा हुआ है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? और लेकिन यहाँ क्या देखना है आपका? I1 का फ्लो का क्या था? ऐसे फ्लो कर रहा था I1। और I2 कैसे फ्लो कर रहा है यहाँ पर? I2 फ्लो कर रहा है ऐसे, इस डायरेक्शन में, यानी कि I1 के अपोजिट डायरेक्शन में I2 फ्लो कर रहा है। तो इस वजह से यहां पर क्या आ जाएगा? -10 I2। समझ में आया? इसी तरीके से फिर से I1 कैसे फ्लो कर रहा है हमारा? I1 फ्लो कर रहा है ऐसे, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे, और इस डायरेक्शन में। इसी तरीके से I3 जब फ्लो कर रहा है इस वाले पोर्शन में, जब I3 फ्लो कर रहा है तो कैसे फ्लो कर रहा है वो फ्लो कर रहा है ऐसे, 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 ऐसे और ऐसे। ठीक है, समझ में आया? देखो यहाँ पर I3 जो फ्लो कर रहा है वो ऐसे कर रहा है, तो उसकी डायरेक्शन है ये। यानी कि I1 की जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन वो फ्लो करता है। I1 की डायरेक्शन के अपोजिट I3 डायरेक्शन फ्लो हो रही है। तो इसमें I1 की डायरेक्शन कौन सी है? ये वाली। और I2 की डायरेक्शन कौन सी है? ये वाली। क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए I3 के साथ क्या आ जाएगा? I3 के साथ माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? -8 I3 और इज इक्वल टू 8 आ गया। 8 कहाँ से आया? इस वोल्टेज की पावर। समझ में आ गई बात? इसी तरीके से अब हम दूसरी इक्वेशन किससे बनाएंगे? दूसरी इक्वेशन बनाएंगे इस पोर्शन से, इस अप्लाइड वोल्टेज से। यानी कि हम बनाएंगे BHDC से। इससे हमारी बनेगी दूसरी इक्वेशन। तो इसमें कौन सा करंट फ्लो हो रहा है? I2 करंट फ्लो हो रहा है। I2 करंट फ्लो इस रजिस्टर से जब फ्लो करेगा I2, तो हमारा जो I2 का डायरेक्शन होगा वो ये वाला होगा। ये क्या है? I2 फ्लो कर रहा है। तो यहां पर हो गया हमारा 10 I2। फिर इधर से आया, इधर भी I2 इधर है ये हमारा। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा +6 I2। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि इन दोनों में, थोड़ा सा प्लीज होल्ड कीजिए, सॉरी। अभी फिर से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा ये हो गया था, हम बी एच डी सी में करंट फ्लो देख रहे हैं BHDC में। तो I2 का काम हो गया था। अब देखते हैं BHDC में कोई और करंट भी फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जब हम देखते हैं ध्यान से, जब I का फ्लो इस तरीके से है तो I भी इस 10 को पास हो रहा है, I1। ठीक है, I1 इससे पास हो रहा है, लेकिन I2 के अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है पास। तो इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा? -10 I1। इसी तरीके से हम सिर्फ इसी में देखते हैं, तो हमारा जो I2 का फ्लो है वो इस फ्लो में I2 फ्लो कर रहा है। अब देखते हैं और भी कोई करंट फ्लो हो रहा है। तो I3 जब फ्लो करता है इस डायरेक्शन में ऐसे, तो जब I3 इधर फ्लो कर रहा है तो 6 से I3 भी पास हो रहा है ऐसे, अपोजिट डायरेक्शन टू I2। तो इसलिए यहां पर क्या आ जाएगा? -6 I3। और इक्वल टू में क्या आ जाएगा? इस कैपेसिटर की वैल्यू, दैट इज इक्वल टू 4। सिमिलरली हम जो यहां पर करेंगे, अब हम करेंगे H F
ई और डी एच। इसमें देखेंगे तो इसमें सबसे पहले तो I3 ही फ्लो हो रहा है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6I3 प्लस 8I3 प्लस 4I3। अब देखते हैं और भी कोई करंट फ्लो हो रहा है या नहीं। जब हम I1 को देखते हैं, जो हमारा ये I1 फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो हमने देखा कि वो 8 से I1 फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, यानी कि I3 के अपोजिट डायरेक्शन में I1 फ्लो हो रहा है। तो हम क्या लिख देंगे, -8I1। इसी तरीके से जब हमने देखा I2 को फ्लो करते हुए इसके अंदर, तो 6 से I2 भी फ्लो हो रहा है, लेकिन I3 के अपोजिट डायरेक्शन में। इसलिए यहां पर भी आ जाएगा -6I2 इज इक्वल टू कैपेसिटर की वैल्यू, यानी कि 6I। इन तीनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब ये I1 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, इन तीनों को एक साथ करके लिखेंगे तो हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या बन जाएगा, दैट विल बिकम्स 30I1 -10I2 -8I3 इज इक्वल टू 8। फिर -10I1 -16 प्लस 16I2 -6I3 इज इक्वल टू 4। I1 देखो यहाँ पर I1 आपका कहाँ है, ये है। तो ये हो गया -8I1 -6I2 ये है, तो -6I2 और I3 आपका ये है, तो ये हो गया +18I3 इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो इस तरीके से ये यहाँ पर आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशन बन गई। इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को आप मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करना बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। ठीक है, दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म मैट्रिक्स फॉर्म इज, ठीक है, इसको अगर हम मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो दैट विल बी AX इक्वल टू बी। यहां पर A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 30 -10 -8 -10 16 -6 -8 -6 18। ठीक है, X आपका हो जाएगा, जो वेरिएबल्स हैं I1 I2 I3, और आपका बी हो जाएगा इज इक्वल टू 846। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, I1 I2 I3 की वैल्यूज निकाल सकते हैं और निकाल करके आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने देखा कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट की प्रॉब्लम को हम मैट्रिक्स में कन्वर्ट करके किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, दूसरी प्रॉब्लम को देखते हैं। अब हम दूसरी प्रॉब्लम्स को देखते हैं। दूसरी प्रॉब्लम क्या है हमारी, दूसरा एप्लीकेशंस देखते हैं। एप्लीकेशन टू, मैट्रिक्स की दूसरी एप्लीकेशन क्या है, ग्राफ थ्योरी। ग्राफ थ्योरी, सिंपल सा एग्जांपल देते हैं हम इसको। जैसे सपोज करो 5 सिटीज है, सिटी नंबर 1,
सिटी नंबर 2, ये दूसरी सिटी है, दैट इज थर्ड सिटी, हेयर इज फोर्थ सिटी एंड हेयर इज 5 सिटी। तो ये सिटीज आपस में कनेक्टेड है इस तरीके से, फर्स्ट सेकंड से, थर्ड सेकंड थर्ड से, थर्ड फोर्थ से, और फोर्थ फिर वापस वन से कनेक्टेड है। जो फिफ्थ सिटी है वो वन से कनेक्टेड है, फोर से भी कनेक्टेड है, थ्री से भी कनेक्टेड है, लेकिन टू से कनेक्टेड वो नहीं है। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या है हमारी, प्रॉब्लम क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है एक बंदा इन सभी सिटीज में घूमना चाहता है, सिटी नंबर 1 से स्टार्ट करते हुए। ठीक है, लेकिन वो सभी सिटी घूमना चाहता है बिना किसी सिटी को 2 बार विजिट किए। ठीक है, अगर वो 1 से स्टार्ट करता है तो वो 2 भी विजिट कर ले, 3 भी कर ले, 4 भी कर ले, 5 भी कर ले, लेकिन पूरे सर्कल में उसको सिर्फ एक एक सिटी को एक ही बार विजिट करना है, दोबारा रिटर्न होके उसके पास वापस नहीं जाना है। ठीक है, तो जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखता हूँ, उससे समझ में और आएगा। लेट 1, 2, 3, 4, 5 डिनोट सिटीज। ठीक है ना, आप समझ गए। जैसे सपोज करो सिटीज है, मान लो एक सिटी है आपका, कुछ भी, दिल्ली ले लो, दिल्ली है। दूसरा आपने गुजरात ले लिया, एक मतलब सिटी की जगह मैंने यहाँ स्टेट ले लिया, आप कुछ भी ले सकते हैं। एक हरियाणा ले लीजिए, एक पंजाब ले लीजिए। तो क्वेश्चन क्या है कि एक बंदा है, वो दिल्ली से स्टार्ट करके गुजरात, हरियाणा, पंजाब वो जाना चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं हो करना चाहता कि आपको इन चारों से स्टेट में घूमने के लिए वापस उसी स्टेट से होके जाना पड़े। सपोज एक ये यहाँ एक दिल्ली है, सपोज कीजिए, ये आपका हरियाणा है, और ये आपका गुजरात है, और ये आपस में इस तरीके से कनेक्टेड है सिर्फ। तो क्या है, अगर आपको इस तरीके से कनेक्टेड है, तो वो क्या चाहता है, वो ये चाहता है कि दिल्ली से शुरू करे, दिल्ली से शुरू करके हरियाणा जाए और हरियाणा से गुजरात जाए। ऐसा ना करना पड़े कि दिल्ली से पहले गुजरात जाए और गुजरात से हरियाणा जाने के लिए उसको दिल्ली होते हुए ही जाना पड़े। जैसे सपोज करो कंडीशन ऐसी है, दिल्ली यहाँ पर है, हरियाणा यहाँ पर है, और गुजरात यहाँ पर है। तो वो दिल्ली से स्टार्ट करता है, और दिल्ली से वो हरियाणा गुजरात जाता है। अब उसे हरियाणा जाना है, तो हरियाणा जाने के लिए उसे दिल्ली होते हुए ही जाना पड़ेगा। अगर हम ये कंसीडर करें कि इन तीनों स्टेट को सिर्फ इस स्ट्रेट लाइन के थ्रू ही जोड़ा गया है, तो समझ में आया। वो आप ये एज्यूम कीजिए, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात के लिए रास्ता सिर्फ ये एक स्ट्रेट लाइन है। बंदा दिल्ली पे खड़ा है, वो पहले गुजरात गया, अब उसे अगर वापस हरियाणा जाना है तो दिल्ली होते हुए ही जाना पड़ेगा। तो वो ऐसा नहीं चाहता, वो ये चाहता है कि कुछ इस तरीके से बने कि दिल्ली से वो स्टार्ट करे, पहले वो गुजरात जाए, और गुजरात के बाद बिना दिल्ली होते हुए वो हरियाणा चला जाए। समझ में आ गई बात आपको। तो यही हमारी प्रॉब्लम है, ऐसा क्या किया गया, तो वही मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ए मैन वांट टू विजिट एवरी सिटी विदाउट, ध्यान देना इस वर्ड को, विदाउट रिटर्निंग विजिटेड सिटी। ठीक है, लेट 1, ठीक है, अल्फा वो न्यूमेरिक वाला 1 डिनोट दैट सिटी आई इज joined with city J with an edge।
ठीक है, यानी कि उनके सिटी आई और सिटी जे के बीच में अगर रास्ता है, एग्जिस्ट करता है, तो उसे हम 1 से डिनोट करेंगे। और 0 डिनोट दैट सिटी आई हैज नो वे पॉसिबल टू गेट सिटी जे। ठीक है, सिटी जे के लिए कोई रास्ता नहीं है। तो कोरस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स, तो इस प्रॉब्लम को हम मैट्रिक्स में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? कॉरस्पॉन्डिंग मैट्रिसेस इज ए इज इक्वल टू, ठीक है, कैसे डिनोट करेंगे ध्यान से समझिएगा। मान लो सिटी वन ये है, पहली रो सिटी वन है, दूसरी रो सिटी टू है, तीसरी रो सिटी थ्री है, फोर्थ रो सिटी फोर है, और फिफ्थ रो आपकी सिटी फाइव है। इसी तरह फर्स्ट कॉलम को सिटी वन, सेकंड कॉलम को सिटी टू, थर्ड कॉलम को सिटी फाइव थ्री, फोर्थ कॉलम को सिटी फोर, और फिफ्थ कॉलम को हमने सिटी फाइव बोल दिया। तो अब आप देखो, ये जो हमारी सिटी वन है और ये भी सिटी वन है, ग्राफ में देखो क्या वन वन से कनेक्टेड है? वन वन से कनेक्टेड ग्राफ में कब मानी जाती है? जब इधर से ऐसे एक सर्कल बनता है तो। ठीक है, अगर ग्राफ में यहां से वो यहां पर वन से शुरू करके वन पे ही खत्म करेगा, तो वो दोबारा से विजिट कर लेगा। तो वन से वन पे कनेक्टेड ना होने पे हम इसमें मानते हैं यहाँ पर 0। अब क्या वन टू से कनेक्टेड है? यस, ये देखो इस वाली लाइन से कनेक्टेड है, तो इसलिए हम यहाँ पर मानेंगे 1। क्या वन थ्री से कनेक्टेड है? नहीं, वन थ्री से नहीं कनेक्टेड है, ऐसे कनेक्टेड नहीं है, वो फाइव के थ्रू कनेक्टेड है, वो फाइव से है और फाइव थ्री से है, डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए यहां पर आएगा आपका 0। क्या वन फोर से कनेक्टेड है? यस, 1। क्या वन फाइव से कनेक्टेड है? यस, 1। अब इसी तरह सिटी टू का देखेंगे, सिटी टू वन से कनेक्टेड है? यस। सिटी टू टू से कनेक्टेड है? नहीं, 0। सिटी टू सिटी थ्री से कनेक्टेड है? यस, 1। सिटी टू सिटी फोर से कनेक्टेड है? नहीं, 0। सिटी टू सिटी फाइव से कनेक्टेड है? नो, 0। सिमिलरली सिटी थ्री सिटी वन से कनेक्टेड है? नो, 0। सिटी थ्री सिटी टू से कनेक्टेड है? यस, 1। सिटी थ्री सिटी थ्री से कनेक्टेड है? नहीं, 0। सिटी थ्री सिटी फोर से कनेक्टेड है? यस, 1। सिटी थ्री सिटी फाइव से कनेक्टेड है? यस। इसी तरीके से सिटी फोर सिटी वन से कनेक्टेड है? यस, 1। सिटी फोर सिटी टू से कनेक्टेड है? नो, 0। सिटी फोर सिटी थ्री से कनेक्टेड है? यस, 1। सिटी फोर से कनेक्टेड है? नहीं, 0। सिटी फोर सिटी फाइव से कनेक्टेड है? यस, 1। सिमिलरली सिटी फाइव सिटी वन से कनेक्टेड है? यस, 1। सिटी फाइव सिटी टू से कनेक्टेड है? नहीं, 0। सिटी फाइव सिटी थ्री से कनेक्टेड है? यस, 1। सिटी फाइव सिटी फोर से कनेक्टेड है? यस, 1। सिटी फाइव से कनेक्टेड है? नहीं, 0। तो इस तरीके से आपने देखा ये हमारा मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स को बनने के बाद इसको एक सॉल्व करने का एक तरीका होता है, कॉरस्पॉन्डिंग मेथड। वो आप जब ये प्रॉब्लम आपके सामने आएगी तभी आपको सिखाया जाएगा, अभी सिर्फ ये बताया गया कि इस ऐसी प्रॉब्लम्स को भी हम मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करके आपको सॉल्व कर आप लोग सॉल्व करेंगे या कर सकते हैं। अब वो कैसे करना है, दैट इज ए डिफरेंट स्टोरी। तो इस तरीके से आपने देखा कि ग्राफ थ्योरी को भी, इस टाइप के क्वेश्चंस को भी हम मैट्रिक्स के थ्रू ही सॉल्व करते हैं। ठीक है ना? तो यहां पर आपको ये कैसे मिला? नॉट दैट दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक। ठीक है, तो आपने क्या पाया कि दिस
type of problems can be solved using matrices. ठीक है, थर्ड एप्लीकेशन है इसकी, थर्ड एप्लीकेशन है कंप्यूटर ग्राफिक्स। कंप्यूटर ग्राफिक्स, कंप्यूटर ग्राफिक्स में किस तरीके से, इसमें पहला है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन, तो ट्रांसलेशन क्या होता है? ट्रांसलेशन का मतलब है कॉपी ए पिक्चर टू डिफरेंट लोकेशन, डिफरेंट लोकेशन, यानी कि किसी चीज को उठा के एक जगह से दूसरी जगह रख देना, डेट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपका ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, कॉरस्पॉन्डिंग एक पॉइंट है पी, एक्स और वाई। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एक पॉइंट है हमारे पास पी एक्स वाई। पता नहीं इसका वो कलर कहाँ गए ये। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ये जो ओरिजिन है एक्स वाई एक्सिस चेंज कर दी, ये मैंने एक नई एक्सिस बना दी एक्स डैश, और एक मैंने नया एक्सिस बना दिया वाई। इस P पॉइंट को यहीं रहने दिया, इस पॉइंट P को यहीं पर रहने दिया, तो P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट थे पुराने एक्स वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में एक्स और वाई थे, तो नए वाले जो एक्स वाई एक्स डैश और वाई डैश है, तो उसके रेस्पेक्ट में P के कोऑर्डिनेट एक्स डैश और वाई डैश हो जाते, तो ये कहलाता है हमारा ट्रांसलेशन। दैट मीन्स इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, द रिलेशन बिटवीन पी ऑब्लिक डब्ल्यू मतलब बिटवीन ओल्ड एक्सिस एंड न्यू एक्सिस इज, वो क्या है, एक्स, एक्स मतलब क्या है, एक्स वाई एक्सिस इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस बी। ठीक है, वेयर कैपिटल एक्स क्या डिनोट कर रहा है, वो कर रहा है एक्स वाई, कैपिटल एक्स डैश क्या डिनोट कर रहा है, वो कर रहा है एक्स डैश वाई डैश, और कैपिटल बी क्या डिनोट कर रहा है, वो कर रहा है एच और के, एच के कोई भी रियल नंबर है। तो बेसिकली ये आपको क्या बता रहा है, ये आपको बता रहा है एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस एच, वाई डैश प्लस के। ठीक है, तो अगर हमें पुराने एक्सिस और नए एक्सिस, जो ये पॉइंट है हमारा पी पॉइंट है, उसके पुराने कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, नए कोऑर्डिनेट हो गए एक्स डैश वाई डैश, तो उन दोनों में क्या रिलेशन है वो ये बता रहा है। एक्स इक्वल टू है, ये एक्स इक्वल टू है एक्स डैश एच, वाई इज इक्वल टू है वाई डैश के। तो ये होता है ट्रांसलेशन। जो आप इसको भी देखो कैसे, ये एक्स और वाई हमने ये करें सब मैट्रिक्स, ये भी मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है, तो इस तरह मैट्रिक्स रूप में हमने इसको रिप्रेजेंट यहाँ पर करते हैं। ठीक है, तो ट्रांसलेशन भी मैट्रिक्स के रूप में ही समझा जाता है और कैलकुलेट किया जाता है। अनदर है आपका रोटेशन। रोटेशन से क्या मतलब है आपका, रोटेशन से मतलब है, सपोज करो आपका, मैं फिर से ब्लैक वाला ही ले लेता हूँ, ये आपका वाई एक्सिस है, दैट इज योर एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस, ये हमारा कोई पॉइंट है पी एक्स वाई। ठीक है, ये पॉइंट है हमारा पी एक्स एंड वाई। अब हम क्या करते हैं, अब हम अपने
जो एक्सिस है उसे रोटेट कर देते हैं। रोटेट करने का मतलब क्या है? हमने, ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई और ये हमारी वाई एक्सिस। ठीक है, थीटा एंगल हमने ऊपर की तरफ मोड़ दिया। ये कितना एंगल है? थीटा। तो थीटा एंगल हमने इसको ऊपर की तरफ मोड़ दिया। तो ये हमारी न्यू एक्सिस हो गई एक्स डैश और वाई डैश। पी पॉइंट को यहीं पे रखा। अब पी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो हो जाएंगे एक्स डैश और वाई डैश। तो टारगेट क्या है? ये फाइंड आउट करना कि जो न्यू कोऑर्डिनेट है पॉइंट पी के और जो पुराने कोऑर्डिनेट है पॉइंट पी के, उन दोनों में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो रोटेशन क्या है? रोटेशन से मतलब क्या होता है? रोटेशन ऑफ ए पिक्चर अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट। एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट में रोटेशन। तो यहां क्या लिखेंगे? लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पी with respect to old axis is x, y, and coordinate of P with respect to new axis is x dash, y dash. Then relation between P x y and P x dash y dash, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा? That will be x y is equal to cos theta minus sin theta cos theta, और दैट इज x डैश y डैश। ये हमारा रिलेशन होगा। इनको आप मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, अगर आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई, इन दोनों मैट्रिक्स का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको x और y की वैल्यूज मिल जाएंगी। x इक्वल टू क्या होगा? देखो क्या होगा वो, ये अब मैं आप चलो लिख देता हूँ। x डैश इज इक्वल टू, x इज इक्वल टू, एक्स डैश कॉस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा। ठीक है, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा साइन थीटा एक्स डैश प्लस वाई डैश कॉस थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये आपका मैट्रिक्स आ जाएगा एक्स और वाई। तो ये हमारा रोटेशन हो गया। जब हमने एक्सिस को रोटेट किया, पॉइंट को वहीं पे रहने दिया, तो पॉइंट के जो नए कोऑर्डिनेट हमें मिले हैं और जो पुराने कोऑर्डिनेट्स हैं, उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा, किस तरीके से वो रिलेशन फाइंड आउट किया जाएगा, वो हमने यहाँ पर सीखा है और देखा है कि उसको भी हम रोटेशन की मैट्रिक्स की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम एक और इसमें पार्ट है इसी में ही, छोटा सा वो पार्ट है, वो इसी एप्लीकेशन को यहीं पर ही पूरा करते हैं इसी पेज पर। ठीक है, थर्ड क्या है अगला यहाँ पर? ये है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। थर्ड है स्केलिंग। स्केलिंग, स्केलिंग क्या होता है? स्केलिंग बेसिकली है मेक द साइज
of picture small और बिग। ठीक है, जैसे हमारे किसी पॉइंट है, कोई पॉइंट है हमारा एक्स और वाई। ठीक, इसको अगर हम बड़ा करना चाहते हैं किसी भी पॉइंट को, तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 3 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया पी एक्स वाई को, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा पी 3x3y। समझ में आया आपको? जैसे सपोज करो, ये बेसिकली कहना क्या चाहता है, ये कहना चाहता है कि ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यहां पर हमने एक स्क्वायर बनाया इस तरीके से, इसके कोऑर्डिनेट 1 1 1, इसके कोऑर्डिनेट -1 -1, इसके कोऑर्डिनेट 1 -1 और इसके -1 और 1। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, हर कोऑर्डिनेट को 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। हर कोऑर्डिनेट को 5 से मल्टीप्लाई करते ही आप देखोगे जो ये हमारा अ, बन के आएगा स्क्वायर, वो बहुत बड़ा बन के आ जाएगा। ये एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस। तो 5 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 5 5। दिस विल बी 5 -5, दिस विल बी -5 एंड दिस इज -5 5। तो इस तरीके से ये आपका यहाँ पर स्केलिंग हो गई, यानी आपने किसी चीज को बहुत बड़ा या बहुत छोटा बना सकते हैं। इसी तरह आप 5 की मल्टीप्लाई ना करके 1/5 की मल्टीप्लाई करोगे, तो जो ये आपका स्क्वायर है ये श्रिंक हो जाएगा, यानी छोटा हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, फोर्थ एप्लीकेशन हम लोग करते हैं। फोर्थ एप्लीकेशन है हमारी कंपाउंड मास स्प्रिंग सिस्टम। कंपाउंड मास स्प्रिंग सिस्टम, तो बेसिकली ये क्या चीज है, ये है आपका इस तरीके से एक ये वॉल है, वॉल से स्प्रिंग कनेक्टेड है। ये आपकी स्प्रिंग कनेक्टेड है। ठीक है, इस पर हमने यहां तक थी, इस पर क्या करा हमने, यहाँ पर एक वेट लगा दिया। वेट लगाने की वजह से ये थोड़ा सा लंबा खिंच गई। ठीक है, यहां पर हमने वेट लगा दिया M1। ठीक है, ये स्प्रिंग है आपकी K1। तो M1 के कारण जो आपका एक्सटेंड हुआ है हाइट, वो है X। फिर यहाँ एक और स्प्रिंग लगी हुई है। ठीक है, उसकी यहाँ तक हाइट थी, लेकिन उस पर एक और वेट हमने लगा दिया। तो वेट लगाने के बाद उसकी हाइट इतनी बढ़ गई, यहाँ पर हमने वेट लगा दिया M2 वेट। तो ये इतनी कितनी ये हाइट बढ़ गई X2। और ये स्प्रिंग कौन सी है हमारी, K2। तो ठीक है, आप समझ गए, M1 के कारण वो हाइट बढ़ी है और M2 के कारण फिर आपकी ये टोटल हाइट बढ़ गई। ये स्प्रिंग K1 है, स्प्रिंग K2 है, M1 और M2 वेट है, जिसकी वजह से स्प्रिंग की लेंथ बढ़ गई। तो अब हम जानते हैं इसमें द एक्सिलरेशन ऑफ मास M1 इज M1 d2x1 upon dt square, then the restoring force due to spring
ठीक है, ड्यू टू स्प्रिंग कांस्टेंट K1 is K1 x1 while the restoring force due to spring constant K2 is x1 minus x2. So equation of motion of M1 is M1 d2 x1 dt square is equal to minus k1 x1 minus k2 x1 माइनस x2। ठीक है, क्योंकि x1 में जो स्ट्रेस है ये x1 वो मास m1 और m2 दोनों के कारण है, और k2 में जो स्ट्रेस है वो सिर्फ मास m2 के कारण है। इसलिए k1 की मल्टीप्लिकेशन m1 के x1 के साथ हुई है और k2 की मल्टीप्लिकेशन x1 माइनस x2 के साथ हुई है। Similarly, the equation of motion of M2 is M2 d2x2 upon dt square is equal to minus k2 x2 minus x2। ये इक्वेशन नंबर 2, where नेगेटिव साइन, ठीक है ना, ये माइनस जो लगा है इक्वेशन 1 और 2 के राइट हैंड साइड में, इंडिकेट दैट spring want to restore the masses to their original position। ठीक है, क्योंकि ये अगेंस्ट द ग्रेविटी है और वो अपने मास को उसके ओरिजिनल पोजीशन में लाना चाहती है, इसलिए इसमें यहाँ पर नेगेटिव लगेगा। अब आप देखो 1 और 2 कैन बी रिटर्न एज, मतलब उसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं और कैसे फिर उसको सॉल्व करते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू ए वाई। तो वेयर x क्या हो गया आपका, x विल बी d2x1 अपॉन डी टी स्क्वायर, d2x2 अपॉन डी टी स्क्वायर। ये वैल्यू हो गई x की। a क्या हो जाएगा, a हो जाएगा x1, पहली इक्वेशन में x1 का कोफिशिएंट, ठीक है, वो आप देखेंगे पहली इक्वेशन में x1 का कोफिशिएंट हो गया आपका k1 प्लस k2 बाई m1। पहली इक्वेशन में x2 का कोफिशिएंट माइनस k2 अपॉन m1। दूसरी इक्वेशन में x1 का कोफिशिएंट माइनस k2 अपॉन m2। दूसरी इक्वेशन में x2 का कोफिशिएंट माइनस सॉरी प्लस k2 अपॉन m2।
दूसरी इक्वेशन में x1 x, ये हो जाएगा आपका x1 k1 प्लस k2 बाई m1, और यहाँ पर x2 का कोफिशिएंट हो गया ये, और यहाँ पर ठीक। और x y इज इक्वल टू यहाँ पर हो गया आपका x1 x2। ठीक है ना, ये आप ये देख रहे होंगे, यहाँ पर आपको ये लग रहा होगा कि जब हम इसमें x2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस k2 x2 होगा, तो यहाँ पर माइनस साइन आना चाहिए। इसी तरह आपको लग रहा होगा यहाँ प्लस साइन आना चाहिए, यहाँ प्लस साइन आना चाहिए, और यहाँ माइनस साइन आना चाहिए। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो राइट हैंड साइड वाली पोर्शन है, इसको आप लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाओगे। ये जो राइट हैंड साइड वाली पोर्शन है, ये आप लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाओगे, तभी आप इसको फिर उसे इस रूप में आप लिख पाओगे, तब ये आपके जो साइंस है वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है ना, जैसे हमारे पास कहना क्या का मतलब क्या है, जैसे अगर कोई इक्वेशन है x = 3, ठीक है, इसको हमने नहीं कन्वर्ट किया अभी, इसको हमने पहले x-3 = 0 लिखा, तब हमने इसको इस रूप में मैट्रिक्स फॉर्म में यहाँ पर कन्वर्ट किया हुआ है। ठीक है, तो आपने देखा, इसको भी हम यहाँ इस टाइप की प्रॉब्लम्स को भी हम मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और कन्वर्ट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करना ऑलरेडी आप लोग सीख चुके हैं, मैट्रिक्स को कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक है, बाकी एक इसका जो एप्लीकेशन है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है, तो एक सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि कहाँ पर उनका यूज होता है। ठीक है, फिफ्थ एप्लीकेशन बता रहे हैं, यूज ऑफ आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। यूज ऑफ आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। ठीक है, आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर्स का कहाँ पर यूज होता है वो यहाँ बताया जा रहा है। कैसे यूज होता है, सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है कि कहाँ पर यूज होता है। कैसे यूज होता है वो जब आप वो चीज पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा, और तभी पढ़ाया जाएगा, क्योंकि एक वो बहुत वास्ट टॉपिक है, तो उसको यहाँ पर नहीं पढ़ाया जा सकता। ठीक है, अभी सिर्फ आपको ये बताया, जैसे आपने RKGIT या किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले लिया, तो आपको ये बताया गया कि उस कॉलेज में अब आपको पढ़ने जाना है। अब कौन से रूट से जाना है, कौन से रास्ते से जाना है, वो आप जब वो काम करेंगे तब आपको पता चल जाएगा। वही चीज है यहाँ पर। तो आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर का यूज मैं आपको बता रहा हूँ, कहाँ होता है। इन वाइब्रेशन प्रॉब्लम्स, इन वाइब्रेशन प्रॉब्लम स्टडी, इसमें इसका यूज होगा। कैसे, आइगन वैल्यूज रिप्रेजेंट फंडामेंटल frequencies of vibration। ठीक, एंड आइगन वेक्टर रिप्रेजेंट corresponding fundamental mode of vibration। In mechanics, eigenvalues represent the principal
stresses in a solid body, while eigen vectors represent corresponding principal axes of stress caused by the body being subjected to external forces। ठीक है। सिक्स्थ है, लास्ट है ये, एप्लीकेशन ऑफ डायगोनलाइजेशन। फर्स्ट वन डायगोनलाइजेशन, जिसमें आपने पी और क्यू फाइंड आउट किया था, उसकी बात होगी। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल रिएक्शन प्रॉब्लम्स। नंबर टू, पीडी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में यूज होता है। टेम्परेचर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेटल्स। थर्ड, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव प्रोपेगेशन। फोर्थ है डिफ्यूजन प्रोसेस। ठीक है, तो दिस इज द एप्लीकेशन पार्ट। यहां पर ये आपका टॉपिक खत्म होता है। तो इस तरीके से यूनिट वन की सारी के सारी हमारी वीडियोस यहाँ पर बन चुकी है। तो इस टॉपिक से आपको काफी हद तक समझ में आया होगा कि जो मैट्रिसेस हैं उनका यूज क्या होता है, उसको मैट्रिसेस का यूज क्या होता है, किस तरीके से हम मैट्रिसेस का यूज करके अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, अपनी चीज़ों को सॉल्व करते हैं, और उनसे अपना जो रिक्वायरमेंट हमें होती है, कहाँ कहाँ पर मैट्रिसेस का यूज है, क्यों हम लोग यूनिट वन पढ़ते हैं, क्यों हम अपने यहाँ मैट्रिसेस वाली कैलकुलेशन करना सीखते हैं। यहाँ पर छोटी छोटी कैलकुलेशंस करनी आपको सिखाई जाती है बाई हैंड। और यही मैट्रिसेस जब 100 बाई 100, 1000 बाई 1000, जब 1 लाख बाई 1 लाख के हो जाएंगे, तब ये हाथ से करना पॉसिबल नहीं होगा, तब ये कंप्यूटर के थ्रू सॉल्व होंगे। लेकिन इंटरनली कंप्यूटर किस तरीके से मैट्रिसेस को सॉल्व कर रहा है, तो प्रॉब्लम को जड़ से समझने के लिए आपको छोटे छोटे मैट्रिसेस 2 बाई 2, 3 बाई 3, इन सब के ऊपर हमें आपको बताना होता है, समझना होता है कि कंप्यूटर किस तरीके से इतने बड़े बड़े मैट्रिसेस को सॉल्व करना है। तो मेन कंसेप्ट सॉल्व करने का वो यही होता है कि 3 बाई 3 को आप क्यों सॉल्व कर रहे हैं, 2 बाई 2 को आप क्यों सॉल्व कर रहे हैं, दैट इज द रीजन। 2 बाई 2 पे आप जान, एक बार आप 2 बाई 2, 3 बाई 3 पे सॉल्व करना सीख गए, वही सेम मेथड लगेगा 3000 बाई 3000 वाले मैट्रिसेस में, जो कंप्यूटर सॉल्व करके आपको फाइनली आंसर देगा। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो एज यूजुअल आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है ही, इस पर आप क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।
कि उसमें कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है। कोई भी डाउट आपको कुछ भी आता है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, 7503287904। और इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।